नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सेमेस्टर 5 का सिलेबस शुरू करने वाले हैं आज से। मैंने पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि सबसे पहले कौन से पेपर पे लेक्चर चाहते हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स आए कि हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे लेक्चर चाहते हैं। तो आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट का इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप आगे मनु को पढ़ लीजिए, कौटिल्य को पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो कॉन्सेप्ट है, आप जो न्यू है, उसी को सही से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स और किस तरह से हम लोग आगे फिर प्रोसीड करने वाले हैं मनुस्मृति को और जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का उसको। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आपको दो पेपर पढ़ना है, ठीक है। एक सेमेस्टर 6 में, एक सेमेस्टर 5 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। तो सेमेस्टर 5 वाले पेपर को बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1। इसमें आपको मेनली एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और मेडिएवल पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। एंशिएंट में आपके मनु आ जाएंगे, उनके सोशल लॉज आ जाएंगे, कौटिल्य आ जाएंगे, उनका थ्योरी ऑफ स्टेट आ जाएगा। फिर जो दीघा निकाय है जिसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप, जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है मेनली जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से निकला हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम मेडिएवल इंडिया में पहुंच जाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अबुल फजल के बारे में, कबीर के बारे में, जिया बरानी के बारे में। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत कब से हुई। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो एंशिएंट टाइम में, जब कौटिल्य थे, मनु थे, उस समय से शुरुआत हुई। लेकिन लोगों ने कभी फोकस नहीं किया कि हमारे एंशिएंट इंडिया में किस टाइप का हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, किस प्रकार के पॉलिटिकल थॉट थे। बहुत समय तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमें गुलाम बनाते हैं और हम फ्रीडम की मांग करते हैं उनसे कि भाई हमें चलो आजादी दे दो, तो अंग्रेज बोलते हैं कि देखिए, हमने आपको इसलिए कॉलोनाइज किया है, इसलिए आपको उपनिवेश बनाया है, गुलाम बनाया है, क्योंकि आपके पास ना अपना कोई पॉलिटिकल थॉट, कोई अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम आपको सिखाने आए हैं और भगवान ने हमें ये ड्यूटी देकर भेजा है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी को इन्वोक करते हैं कि भैया भगवान ने हम गोरों को ये काम दिया है कि जितने भी आपके नॉन व्हाइट्स हैं उनको सिविलाइज करें। देखिए इंडियंस, हम आपको जानकर गुलाम नहीं बना रहे हैं, हम आपको इसलिए अपने कंट्रोल में रखे हैं क्योंकि भाई आपके पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है, आपका कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। एंशिएंट टाइम में भी नहीं था, अभी भी आपको उस टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए आपको सस्टेन करने के लिए। इसीलिए हम आपको गुलाम बनाए। आप प्रूव कर दीजिए कि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट था, हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। प्रूव कर दीजिए कि हम लोग सही से अपने आप को रूल कर पाएंगे, सेल्फ रूल के लिए हम कैपेबल हैं, हम छोड़कर चले जाएंगे। तब इसके बाद जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, उनका ध्यान पॉलिटिकल थॉट के सर्च में गया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो एंशिएंट थिंकर थे उनको पढ़ना शुरू किया। देखिए इस समय जो है ना, इस समय आपका अर्थशास्त्र कौटिल्य का नहीं मिला था। अर्थशास्त्र तो 1920s के आसपास में, 21-22 के आसपास में पांडुलिपि में होता है, तो उस समय पता रहता है हम लोगों को। ये डिबेट चल रहा है अराउंड 1906 एंड 1908, इस अराउंड डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो इस समय तो हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिला नहीं था, हमने डिस्कवर नहीं किया था। तब तो अंग्रेजों के मुंह पर हम फेंक कर मार नहीं सकते कि देखो भाई, तुमसे अच्छा हमारे पास अपना पॉलिटिकल थॉट है, सीखो हमसे, कुछ सीखो, हमें मत सिखाओ। लेकिन ये डिबेट तो हम कर नहीं सकते थे क्योंकि पांडुलिपि में था। फिर आर सामा शास्त्री ने 1920s में इसको फिर दुनिया के सामने लाया और फिर कौटिल्य के बारे में हमें जानकारी मिली। तो ये सब चीजें चल रही थी। फिर मनु को स्टडी किया गया, बहुत सारी चीजें थी। तो कुल मिलाकर यही है कि जो वेस्ट है, जो आपका पश्चिमी समाज था, जो पश्चिमी सोसाइटी थी, वह ये एज्यूम कर रही थी कि इंडिया के पास ना एंशिएंट टाइम में कोई अपना पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। मतलब ये वाइड स्प्रेड एज्यूम किया जाता था कि इंडिया डू नॉट हैव द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कल्चर, अर्थात भारत के पास कोई भी राजनीतिक और सामरिक संस्कृति का अभाव रहा है आपका प्राचीन काल में। लेकिन ये जो था, ये एक नैरेटिव था बस, जो कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने
चलाया था ताकि वे दिखा सकें कि इंडिया के पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है, इसलिए हम उनको गुलाम बनाए और एक तरह से अंग्रेजों का सपोर्ट कर सके, अपने वेस्टर्न पावर का, वेस्टर्न जो कॉलोनियल मास्टर्स है उनका। ये भी आर्ग्यू करते हैं कि देखो, भारत एक ऐसा स्थान है जहां आपको पॉलिटिकल विजडम नहीं देखने को मिलेगा, आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आप यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देख सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया सिर्फ एक ऐसा स्थान है जहां आपको स्पिरिचुअल विजडम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी पॉलिटिकल विजडम नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन कह रहे हैं? तो वेस्टर्न स्कॉलर्स कह रहे हैं, ठीक है। वे ऐसा मानते थे कि जो इंडियंस हैं उन्होंने तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है इन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपने जीवन के आध्यात्मिक आयाम में उन्होंने तो काफी अच्छा खासा डेवलप किया है, प्रोग्रेस किया है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो मटेरियल वेल बीइंग है, जो भौतिक जो विश्व है उससे अपने आप को अलग रखा है। मटेरियल वेल बीइंग जो है वो उनका कभी से लक्ष्य नहीं रहा है, ठीक है, उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। उन जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं आगे ये भी बोलते हैं कि इंडिया ने अदर वर्ल्ड पर ज्यादा फोकस किया है। इंडिया के जो थिंकर्स थे, जो जो आपके एंशियंट टाइम में, वे बात करते थे कि जो दूसरी दुनिया है, भगवान की दुनिया है, उसके बारे में उनका ज्यादा विचार होता था, और उन्होंने दिस वर्ल्ड, जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें हम आज रहते हैं, इस भौतिक विश्व को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। दिस वर्ल्ड को इग्नोर करके अदर वर्ल्ड के बारे में वे जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कर रहे थे। और जैसा कि जो पॉलिटिक्स है वह मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और मटेरियल वर्ल्ड पर तो इंडियंस का फोकस ही नहीं था, इसीलिए जो एंशियंट इंडिया है उसका अपना कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं है, ऐसा कहा है स्कॉलर्स का, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि जो इंडियंस हैं वह पॉलिटिकल थिंकिंग लैक करते थे इन द एंशियंट पीरियड। स्कॉलर जो है वेस्ट के, जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल विजडम नहीं था, ये उनका एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड दिखाता है, मतलब यूरोसेंट्रिसिज्म अर्थात यूरोपीय केंद्रवाद का एक झलक है, एक दूसरा रूप है, जो कहता है कि जो यूरोप है वह सुप्रीम है, और यूरोप के कल्चर के हिसाब से ही पूरे दुनिया को देखना चाहिए, उसी के चश्मे से उसको देखना चाहिए। तो ये इथनोसेंट्रिक एटीट्यूड को दिखाता है जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका, ठीक है। सिमिलरली ये उनका ये भी प्रयास है वेस्टर्न स्कॉलर्स का कि हम अपना जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी है, जो एक तरह से डोमिनेंस है, वर्चस्व है इंडियंस पर, उसको बनाकर रखें। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि इंडिया के पास अपना पॉलिटिकल थिंकिंग था, तो वे कहेंगे ना कि देख देख हमारे पास भी पॉलिटिकल थिंकिंग था, तो हम जो अपना सांस्कृतिक और जो हमारा जो वैचारिक जो वर्चस्व है वह कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वह ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे थे दैट इंडियंस लैक द पॉलिटिकल विजडम इन द एंशिएंट इंडिया। जो प्रोफेसर वी आर मेहता है वह कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इसीलिए इंडिया के पॉलिटिकल थॉट को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसको इंडिया का जो वे ऑफ लाइफ है, जो भारतीयों का जो जीवन जीने का तरीका है, उसे नहीं समझ पाया। भारतीयों का जो जीवन जीने का तरीका है वह वेस्ट से अलग है। तो जब तक जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं भारत के वे ऑफ लाइफ को नहीं समझेंगे, तब तक वह भारत के पॉलिटिकल थॉट को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा वी आर मेहता का कहना है, ठीक है। और ये भी कहा गया वी आर मेहता के द्वारा कि देखिए जो आउटलुक है, जिस तरह से नजरिया है आपका ईस्ट का अर्थात इंडियंस का, और जो और भी आपके पूर्वी के देश हैं, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इनका नजरिया अलग है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वह डाइकोटोमस लाइन पे सोचता है। डाइकोटोमस लाइन मतलब एक तरह से वहां आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा, वहां डिफरेंस क्रिएट किया गया है मैन और सोसाइटी अर्थात व्यक्ति और समाज के बीच में, नेचर एंड कल्चर अर्थात प्रकृति और संस्कृति के बीच में, और पॉलिटिकल एंड एथिक्स अर्थात राजनीति और एथिक्स अर्थात सभ्यता संस्कृति, आप जो भी बोल रहे हैं, उसके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया गया है। डाइकोटोमस लाइन पर वो सोचते हैं। आप जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर को देखिएगा, वे पॉलिटिक्स को समाज से अलग करके देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कभी आउटलुक नहीं रहा है, हमारा ऐसा नजरिया कभी नहीं रहा है।
हमारे थिंकिंग में कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगा, निरंतरता देखने को मिलेगा। हमने कभी भी व्यक्ति और समाज को अलग नहीं किया, हमने नेचर और कल्चर को कभी अलग नहीं किया, और हमने धर्म और दंड को कभी अलग नहीं किया। धर्म मीन्स ड्यूटी और दंड मतलब पनिशमेंट, ठीक है। धर्म एंड दंड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देयरफॉर समाज को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे समाज को समझने से ही आप हमारे पॉलिटिकल थॉट को समझ पाएंगे, बिकॉज आवर पॉलिटिकल थॉट हैव द कंटिन्यूटी। वी हैव नेवर सेपरेटेड द मेन एंड सोसाइटी, नेचर एंड कल्चर, धर्म एंड दंड। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूनिक वे है इंडियन थिंकिंग का, उसको समझने के लिए इंडियन वे ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा। जो प्रोफेसर मॉरिस जोन्स है, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ये देखिए, एक तरह से इंडिया के सपोर्ट में बोलते हैं, ये भी वेस्टर्न स्कॉलर है लेकिन इंडिया का सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि ये जो नेग्लिजेंसी दिखा रहा है ना, जो वेस्ट है, कि इंडिया के पास पॉलिटिकल थॉट नहीं है और इसको पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, इससे जो वेस्ट है ना वह गरीब बन जाएगा। इम्पोर जो है उसमें गरीबी आ जाएगी। यहाँ गरीबी का मतलब ये नहीं है कि उन लोग का पैसा वैसा खत्म हो जाएगा, मतलब वे लोग दरिद्र बन जाएगा थिंकिंग से। विचार जो है उस विचार को जान नहीं पाएगा और विचारों की उसके पास दरिद्रता आ जाएगी। इसका मतलब मॉरिस जोन्स ये मानते थे कि इंडिया का जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, और इसको वेस्ट को जरूर जानना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। और जो इथनोसेंट्रिक उनका व्यू है उसको हटाकर कंटिन्यूटी से इसको देखना चाहिए, जो कंटिन्यूटी के लाइन पे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर भी सपोर्ट में बोलते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। मैक्स मुलर को सबसे बड़ा इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है, मतलब जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के जो एरियाज हैं इस पे मतलब बहुत ज्यादा डीप रिसर्च किया था। उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है that nowhere in the world human mind has dealt with the various questions of life in such a depth as in case of India। दुनिया में कहीं भी किसी ने भी आपका इतने एक तरह से देखिए तो इतने सारे लाइफ के क्वेश्चंस को नहीं आंसर किया है जिस प्रकार से इंडिया के थिंकर्स ने किया। तो जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा कि इतना विकसित जो है मनुष्य का जो मस्तिष्क है कहीं भी नहीं पाया गया दुनिया में, जिसने जीवन के सारे आयामों पर आंसर करने का कोशिश किया है जैसे इंडिया के केस में है, ठीक है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि ये कहना गलत होगा कि इंडिया के पास पॉलिटिकल विजडम अर्थात राजनीतिक ज्ञान नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जैसे कि मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है और शुक्र नीति है, जिसे हम पढ़ते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि भारत के पास भी पॉलिटिकल विजडम था, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्क यही है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वह एक्सप्लिसिट नहीं है। अर्थात ये जो है इन पुस्तकों में छुपा हुआ है पर डायरेक्टली नहीं कहा गया है। जैसे रामायण को आप पढ़िएगा शुरू में एक बार दो बार तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स की भी चीज है, आपको धार्मिक किताब लगेगी। पर आप रामायण को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा राम राज्य के बारे में, आपको पता चलेगा कि एक राजा की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, किस प्रकार से आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, आपका पूरा स्टेट का, राज्य का, तो आपको सब पता चलेगा। यही केस है महाभारत के साथ। और खैर अर्थशास्त्र में तो खैर डायरेक्टली यही बताया गया है, लेकिन उस समय हमारे पास अर्थशास्त्र था नहीं जब ये डिबेट चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदू टेक्स्ट के अलावा अगर हम देखें तो बौद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट पे बात किया है, आइडियल्स ऑफ किंगशिप पे बात किया है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए और क्या लक्ष्य है आपका गवर्नेंस का, ये सब चीजों के बारे में बात किया है। अब हम देखेंगे द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट कि क्या क्या आपकी मुख्य विशेषताएं थी। तो कंटिन्यूटी था इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, निरंतरता था, ठीक है। देखिए आप अगर दो एंशिएंट थिंकर्स को पढ़िएगा तो आपको कोई रेडिकल चेंज नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप अर्थशास्त्र पढ़िएगा और शुक्र नीति पढ़िएगा तो दोनों उत्तर दक्षिण बात बोल रहे हैं, दोनों सिमिलर लाइंस पे चल रहे हैं।
दोनों का मकसद एक ही है, जनता का वेलफेयर, किंग जो है किंग कैसा होना चाहिए। या एक अगर एक क्लासिक एग्जांपल आपको दें तो कौटिल्य ने भी सप्तंग का थ्योरी दिया कि 7 एलिमेंट्स होने चाहिए राज्य के। उसी तरह से शुक्रानीति में भी 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है। उसी तरह से अगर आप देखिएगा तो मनु स्मृति में भी 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है। तो मतलब कहने का ये है कि निरंतरता है जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। ऐसा नहीं है कि एक थिंकर कुछ कह रहा है, जो अगला थिंकर है वो पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर देता है सोसाइटी को। हमेशा से स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और जितने भी आपके एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट्स मिलेंगे सब धर्म और दंड की बात करते हैं। धर्म के बारे में हम जानेंगे कि धर्म क्या है जब हम मनुस्मृति को पढ़ेंगे, ठीक है, मनु के जब सोशल लॉज को पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वह कम्युनिटेरियन है, अर्थात समुदायवादी है। समुदायवादी मतलब यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, ये निर्भर करेगा इसका एक्शन और इसका बिहेवियर कि 4 लोग समाज के हमारे बारे में क्या कहेंगे। मतलब जो समाज के वो 4 लोग हैं जिसे पता नहीं सब कहते हैं कि 4 लोग समाज के क्या कहेंगे, अब हमें तो कभी मिले नहीं वो 4 लोग जो कहते हैं। लेकिन हाँ, कम्युनिटेरियन है, हमेशा से आज भी ये थिंकिंग चलती आ रही है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो समुदायवादी है, समुदाय को सेंटर में रख के समुदाय जो है वह बिहेवियर तय करता है पॉलिटिक्स का। तो यही चीज है, ठीक है। ये आइडियोलॉजी है जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी में आपका एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। जो एक व्यक्ति है उसका जो सामाजिक जो आइडेंटिटी है, जो उसका पर्सनालिटी है, जो उसका एक्शन और बिहेवियर है, वह कम्युनिटी के द्वारा शेप होता है। कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस पर वह चलता है। कम्युनिटी उसके बारे में क्या सोचेगी, इसको समझ के, इसको देखकर उसके हिसाब से एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये प्लूरलिस्टिक है, अर्थात इसमें आपको मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिलेगा। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब आपको इसमें बहुवादी विचार है। इसमें आपके मल्टीपल फेथ, मल्टीपल कल्चर की चर्चा की गई है। उसके बाद लेकिन बहुवादी होने के बाद भी इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इसका जो अंतिम जो लक्ष्य है, वह धर्म की स्थापना करना है, ठीक है। कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। मनुस्मृति पढ़ाऊंगा तो धर्म पर बृहद चर्चा करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा कि धर्म का क्या मतलब होता था, ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता था इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का एंशिएंट टाइम में टू एस्टैब्लिश द धर्म। तो हम देख सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत अलग अलग विचार थे, बहुत अलग अलग कल्चर के पर्सपेक्टिव से विचार थे, बहुत अलग अलग फेथ थे, लेकिन सब अलग अलग फेथ का जो अंतिम जो लक्ष्य था दैट वाज टू एस्टैब्लिश द धर्म इन द सोसाइटी। That is, we can see the concept of unity and diversity in the Indian political thought. फिर उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन था। कॉस्मोपॉलिटन माने वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात जो पूरी दुनिया है वह हमारी फैमिली है। इस चीज को जो है वह आर्ग्यू करता था, एडवोकेट करता था, ठीक है। उस देखिए जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके लिए नेशन का मतलब कभी भी टेरिटोरियल सेंस में नहीं रहा कि जो नेशन होता है वह इतना भूमि का टुकड़ा होता है। ये कॉस्मोपॉलिटन था, टॉलरेंट था, सबको एक्सेप्ट करता था, ठीक है। मानता था कि जो पूरी दुनिया है वह एक परिवार है और सबको स्थान देता था। तो एक आपका इसीलिए संत तुकाराम बोलते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि इंटायर वर्ल्ड इज द फैमिली, इस पे बेस्ड था। लेकिन आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन भी मिलेगा। एक तरफ ये आपके सभी कल्चर को, सभी फेथ को एक्सेप्ट करता है पूरी दुनिया से, लेकिन दूसरी तरफ ये नॉन क्रिटिकल था, अर्थात इसकी आलोचना जब कोई करता था तो उस आलोचना को यह पॉजिटिव सेंस में नहीं लेता था। इसका मानना था ठीक है सब रहो सब आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्सेप्ट एवरीवन बट डू नॉट क्रिटिसाइज अस, लेकिन हमारी आलोचना मत करो, हमारे बारे में बुरा मत बोलो, ठीक है। तो ये नॉन क्रिटिकल था। और अगर कोई कल्चर का, कोई थिंकिंग का, सोसाइटी का क्रिटिसिज्म करता था तो उसको वह वेलकम नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था, जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता था उस टाइम का। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी आप अगर
वर्ण व्यवस्था पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो रूढ़िवादी लोग हैं, हमारे माता पिता ही हैं, वही हमारे वर्ण व्यवस्था के बारे में बोलने लगेंगे, ना ना इसके बारे में मत कुछ बोलो। धर्म के बारे में अगर आप धर्म को क्वेश्चन कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आज भी दिखाई दे रही है। छठा है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वह पेसिमिस्टिक है। अर्थात ये इसमें आप देख सकते हैं उदासीनता, एक नकारात्मक, जो एक तरह से नकारात्मक है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक माने होता है निराशावादी। तो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है एंशिएंट टाइम का, वह निराशावादी है, ठीक है। वो हमेशा यही सोचता है कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और अल्टीमेट एम जो जिंदगी का है वो मोक्ष, सैल्वेशन को प्राप्त करना है। वो कभी ये चीज के बारे में नहीं बात करता कि हम ये जो जिंदगी मिला है हमको, इसमें हम कैसे खुशी से रह सकते हैं। वो हमेशा यही बात करेगा कि इस जिंदगी के बाद अगले वाले जिंदगी में तुमको कैसे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो ये बात करता है वेलबींग ऑफ लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, कि जो दूसरी दुनिया में हम जाएंगे तो हम वहां कैसे अच्छे से जिएंगे, ये दुनिया को छोड़ने के बाद। ये फोकस नहीं रहा कि इसमें हम कैसे अच्छे से जिए, ठीक है। कुल मिला के हम लोग उतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं थे, भौतिकवादी नहीं रहे। लेकिन भाई ये भी बहुत गलत है अगर हमेशा यही बोला जाए। आज भी ये होता है, सब यही बोलते हैं कि जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में संघर्ष है, ये वो, तो पेसिमिस्टिक है, ठीक है। तो ये आपके 6 जो है, ये आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उनके फीचर्स हैं। उसके बाद 2 हम मेजर ट्रेडिशन देख सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। इसको जो पारिक है, उन्होंने बताया है। तो 2 ट्रेडिशन है, एक हिंदू ट्रेडिशन है, एक बौद्धिस्ट ट्रेडिशन है। तो हिंदू ट्रेडिशन में धर्म शास्त्र आता है और दंड शास्त्र आता है। धर्म शास्त्र का क्लासिक एग्जाम्पल है मनुस्मृति। अब समझ में आया कि इसको देखना क्यों जरूरी है। मनुस्मृति जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि धर्म शास्त्र क्या होता है, दंड शास्त्र क्या होता है, आप क्या समझिएगा, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, ये सब समझना जरूरी है ना। तो धर्म शास्त्र का क्लासिक एग्जाम्पल है मनुस्मृति, और दंड शास्त्र का क्लासिक एग्जाम्पल है आपका अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ठीक है। तो हिंदू ट्रेडिशन जो है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और अगला है आपका बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब यहाँ देखिए, हिंदू ट्रेडिशन में जो आपके अलग अलग 2 पार्ट्स हैं, दंड शास्त्र और धर्म शास्त्र, ये दोनों में आपके इनके प्रकृति में, इसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। धर्म शास्त्र हो या दंड शास्त्र हो, दोनों मानते हैं कि जो ड्यूटी है वो भी इम्पोर्टेंट है और पनिशमेंट भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए, या अगर आप जब तक आप पनिशमेंट का प्रावधान नहीं रखिएगा तो कोई अपना ड्यूटी, अपना धर्म को नहीं निभाएगा। दैट मीन्स द धर्म एंड दंडा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। विदाउट धर्म देयर कैन नॉट बी द दंडा, एंड विदाउट दंड देयर will not be dharma. So to establish the dharma we need the danda. Okay, मतलब आपको अगर नियम कानून को बनाए रखना है तो आपको पनिशमेंट जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाए और आईपीसी आज हटा दिया जाए कि पूरा बोला जाए राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू लाइफ दे दीजिएगा और फिर बोलेगा कि कोई कुछ सजा नहीं है अगर आप किसी का लाइफ लेंगे, तो कौन मानने वाला उस राइट टू लाइफ को। उस राइट टू लाइफ को तब तक वैल्यू दिया जा रहा है जब तक उसके लिए पनिशमेंट है कि अगर भाई किसी से राइट टू लाइफ तुम छीनोगे तो जेल भी जाओगे, उम्र कैद होगा, फांसी तक हो सकती है। तो यही बात है। तो आगे इसको हम थोड़ा और समझेंगे। सबसे पहले हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या अंतर है उसको देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ट्रेडिशन में आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलता है। यही बात हम ऊपर फ्यूचर में जो फीचर्स था उसमें कर रहे थे कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हिंदू ट्रेडिशन है और जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं कि हिंदू ट्रेडिशन ईस्ट बोलेगा तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वेस्ट की बात करेगा ना। दोनों कंटिन्यूअस लाइन पे चलते हैं, कंटिन्यूटी जो है दोनों में बरकरार है। हाँ, दोनों में हल्के फुल्के चेंज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कम बेसी दोनों एक ही लाइन पे सोचते हैं, ठीक है। उनपे क्वालिटेटिव सेंस में ज्यादा चेंज है, ठीक है। मतलब क्वालिटेटिव सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटेटिव जो सेंस है उसमें डिफरेंस है। इसीलिए भीखू पारिक जो है ये स्टेटमेंट देते हैं कि बुद्धिज्म इज नथिंग बट द रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म। अर्थात हिंदुइज्म का जो रेबल चाइल्ड था, जो एक तरह से बदमाश बच्चा हो गया, बदमाश बच्चा बोलना इज नॉट राइट,
रेबल आप समझते हैं ना, जो बगावत कर देता है, ठीक है, तो बागी बच्चा हिंदुइज्म का। तो आप समझ सकते हैं कि जब हिंदुइज्म का बागी बच्चा है तो बच्चा तो खैर हिंदुइज्म का ही है ना, तो इसीलिए हिंदुइज्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उस बच्चे में जरूर जाएंगे तो बुद्धिज्म में हिंदुइज्म के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। हिंदू ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। बुद्धिज्म हिंदुइज्म की तरह ही बिलीव करता है कर्म और रिबर्थ के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है आपका हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का, कि हिंदुइज्म जो है ये आपका हेजेमनी दिखाता है ब्राह्मण और क्षत्रिय का, और जो बुद्धिज्म है ये आपका हेजेमनी दिखाता है क्षत्रिय और वैश्य का। देखिए बुद्धिज्म क्यों आया था, इसके पीछे का एक और रीजन था। क्षत्रिय जो थे वे रूलिंग क्लास थे हमारे सोसाइटी में, और वैश्य जो थे वह थे आपके ट्रेडिंग क्लास अर्थात बिजनेस क्लास थे। सबसे ज्यादा जो है शक्ति किसके पास था, क्षत्रियों के पास था, और सबसे ज्यादा वेल्थ किसके पास था, वैश्यों के पास था। सबसे ज्यादा टैक्स यही देते थे क्षत्रियों को। अब ये लोग दोनों को ना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, क्षत्रिय को और वैश्य को, लेकिन ब्राह्मण जो थे ये दोनों को डोमिनेट करते थे। तो क्षत्रियों के मन में भी ये बात आया कि यार हम लोग रूलिंग क्लास है बट हमें ब्राह्मणों की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ वैश्यों के दिमाग में भी आया कि यार सबसे ज्यादा तो यार हम टैक्स देते हैं, हमारे बिना तो यार स्टेट चलेगा नहीं, लेकिन हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो इन्होंने साथ में ग्रुपिंग कर लिया, अलायंस बना लिया ब्राह्मणों को आउटकास्ट करने के लिए। आउटकास्ट नहीं माने एक तरह से पावर से हटाने के लिए। इसीलिए आप देखिएगा गौतम बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। जैन जो जैनिज्म के जो फाउंडर है, जो आपके महावीरा है, लॉर्ड महावीरा, वो भी एक क्षत्रिय थे। तो एक तरह से क्षत्रिय और वैश्यों का हेजेमनी को दिखाता है जो बुद्धिज्म है, ठीक है। और डिफरेंस है कि जो बुद्धिज्म है वह कास्ट सिस्टम को चैलेंज करता है, ये ज्यादा इगैलिटेरियन है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का मानना है कि जो किंग होगा वह तो क्षत्रिय ही होगा। तो अभी भी क्षत्रिय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है ये लैक्स लॉ बनाता है फॉर द शूद्रास, मतलब ये कास्ट को एक तरह से चैलेंज करने का काम करता है, जो कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम जो वहां पे था। तो ये आपका हो गया बुद्धिज्म और हिंदुइज्म जो ट्रेडिशन है, दो अलग अलग एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, उसमें डिफरेंस। उसके बाद आपका जो दो हिंदू ट्रेडिशन है, धर्म शास्त्र और दंड शास्त्र, इन दोनों में डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव टर्म में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि डिग्री में दोनों में डिफरेंस है। देखिए दोनों धर्म शास्त्र और दंड शास्त्र दोनों ही धर्म और दंड दोनों के आसपास घूमते हैं। धर्म शास्त्र और दंड शास्त्र दोनों में अर्थात मनुस्मृति में और अर्थशास्त्र में भी ड्यूटीज के बारे में भी बताया गया है, पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है। मतलब धर्म और दंड दोनों के बारे में दोनों बात करते हैं, लेकिन ठीक है दोनों में अंतर यही है कि सेंट्रल महत्व किसको दिया गया, मतलब सबसे ज्यादा महत्व। बोलने का मतलब ये है कि धर्म शास्त्र पर धर्म पे ज्यादा फोकस किया है अर्थात ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस किया गया है, और दंड शास्त्र पे ज्यादा पनिशमेंट को महत्व दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि दंड शास्त्र में धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ, हाँ धर्म के बारे में लिखा हुआ है पर दंड के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। एंड दिस इज ऑल्सो द केस विद द धर्म शास्त्र, ठीक है। क्योंकि देखिए धर्म शास्त्र और दंड शास्त्र में दोनों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि धर्म के बिना दंड नहीं हो सकता और दंड के बिना धर्म स्टैंड नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इन धर्म शास्त्र द सेंट्रल डिस्कशन इज ऑन धर्म एंड दंड इज एट द पेरिफेरी, एंड इन दंड शास्त्र द सेंट्रल डिस्कशन इज ऑन द दंडा एंड धर्म इज एट द पेरिफेरी। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले धर्म शास्त्र के बारे में। आपको समझ में आ गया धर्म शास्त्र क्या होता है। तो धर्म शास्त्र में आगे हम मनुस्मृति को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे दंड शास्त्र को, और दंड शास्त्र में हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जो आपका कौटिल्य का है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर चैनल को करके जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करके ये कंटेंट बनाना पड़ता है आप सबके लिए। साथ ही साथ स्लाइड वाले मेथड से मैं नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है। मेरे पास नोट्स पहले से बनाए हुए हैं सेमेस्टर 5 के, तो मैं उसी को बस क्लिक करके
स्नैपशॉट लेकर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ अपने डेस्कटॉप में। लेकिन अगर आपको इससे परेशानी हो रही है या अगर आप चाहते हैं कि जो पहले वाला तरीका था स्लाइड के मदद से पढ़ाने वाला अगर वही बेहतर है, तो मैं उससे पढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ, वीडियोज़ थोड़े लेट से आएँगे क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, ऐसे आपको रोज़ एक वीडियो मैं देने का प्रयास करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और पढ़ते रहिए विद द पढ़ोतमे से। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।